ऑफ पोल्स में महायुति की सरकार बनने के आसार नजर आ रहे हैं। 5 अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल महाराष्ट्र में महायुति सरकार बनने का अनुमान व्यक्त कर रहे हैं, जबकि 2 एजेंसियों के एग्जिट पोल में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने के आसार भी नजर आ रहे हैं। तो यहां पर अलग अलग एजेंसीज के एग्जिट पोल आपके सामने हम रख रहे हैं, जिसको देखकर आप ये समझ पाएंगे कि हम क्यों कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है महाराष्ट्र में, और उसके लिए आपको इंतजार करना होगा 23 नवंबर के दिन का, जब आपको एग्जैक्ट पोल्स के नतीजे मिल जाएंगे। लेकिन देखिए, जो स्क्रीन पर हम आपके सामने आंकड़े रख रहे हैं पोल्स और पोल्स में, तो उसमें साफ तौर पर दिख रहा है बीजेपी प्लस को 146 महाराष्ट्र में, कांग्रेस प्लस को 130 महाराष्ट्र में, और अन्य के खाते में 12 सीटें जाती हुई नजर आ रही, यानी बहुत क्लोज फाइट। अगर हम इन आंकड़ों पर ध्यान दें तो नजर आ रही है बहुत ही नेक टू नेक मामला यहां पर नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए जो जादुई आंकड़ा है महाराष्ट्र का वो है 145, और अगर हम स्क्रीन पर दिखा रहे तमाम पोल्स का एक तरीके से आपको अनुमान बताएं तो 146 का ये आंकड़ा है महा एग्जिट पोल का, जो कि बीजेपी यानी महायुति की सरकार महाराष्ट्र में बना तो रहा है, लेकिन बहुत ही टफ फाइट यहां पर नजर आ रही है। महाविकास आघाड़ी की बात करें तो 130 सीटें और अन्य के खाते में 12 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो महाराष्ट्र का ये पोल ऑफ पोल्स आपके सामने है। सबसे पहले रुक करना चाहूंगी बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी का। प्रेम शुक्ला जी, ये जो आंकड़े अभी हमने दर्शकों को दिखाए, सबसे पहले उसी पर आपकी राय जानना चाहूंगी। जो एग्जिट पोल करने वाले हैं उनके अपने विज्ञान को प्रणाम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अपने जो पन्ना प्रमुखों का बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो हमारे पन्ना प्रमुखों के नेटवर्क से जो हमें समाचार मिल रहे हैं उसके अनुसार प्रचंड जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति बढ़ रही है। और हम जो हैं महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक तो बीजेपी को ही उसका फायदा होता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि निश्चित रूप से ये जो बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज है, ये बीजेपी और हमारे अलायंस के लिए, महायुति के लिए ये फ़ायदा हमको देगा और इसका फ़ायदा हमको होगा। जेव्हा जेव्हा मतदानाची टक्केवारी वाढते त्यावेळी। तो देवेंद्र फडणवीस को आप सुन रहे थे, जीत का दावा उनकी तरफ से भी किया जा रहा है। प्रेम शुक्ला जी, आप अपनी बात जारी रखें। जैसे आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से परिश्रम की पराकाष्ठा की है, हमारे समर्थक मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक ले गए हैं, और पोलिंग बूथ पे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने हुजूम लगाकर मतदान किया है, हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति को प्रचंड विजय हासिल होगी, और महाराष्ट्र की जो विकास करने वाली सरकार है उसकी एक बार फिर से संस्थापना होगी। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो इसके लिए फैक्टर्स कौन से रहने वाले हैं आपके मुताबिक? आप तो सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन फैक्टर्स कौन से काम कर गए आप लोगों के लिए? फैक्टर्स विकास, विकास और विकास। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जिस तरह से महाराष्ट्र का विकास हुआ, जिस तरह से 2019-20, 2020-21 और 2021-22 की पहली छमाही में महाराष्ट्र जो है अधोगति की तरफ बढ़ रहा था। महाराष्ट्र में पर कैपिटा इनकम पहली बार नीचे की तरफ गया था उद्धव ठाकरे की सरकार के समय। महाराष्ट्र की जो बड़ी जो कंपनियां जो महाराष्ट्र में निवेश करने आ रही थी वो महाराष्ट्र को छोड़कर जा रही थी। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार की संस्थापना हुई, पर कैपिटा इनकम में बढ़त हुई। महाराष्ट्र में इस समय एफडीआई जो है 52% देश का जो एफडीआई है वो महाराष्ट्र में निवेश हुआ। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने किसानों का हित साधा, जिस तरह से संसाधन वाली परियोजनाएं साकार हुई, जिस तरह से हमारी लाडली बहनों को सशक्तिकरण करने की दिशा में कार्य हुआ, इन सबको देखते हुए महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति को आपने कहा कि जो महायुति के लिए काम आया या आएगा वो रहा विकास, विकास, विकास। लेकिन मैं अगर महाराष्ट्र चुनाव की कैंपेनिंग की जो चीजें मुझे याद आ रही हैं उसका जिक्र करूं तो बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, कौन सेफ है, किसका सेफ है, औरंगजेब, रजाकार, धर्म युद्ध, वोट जिहाद, 15 मिनट, मुझे केवल यही याद आ रहा है। विकास की बात तो मुझे नहीं लगता किसी भी दल ने की है या जनता के बीच इन बातों को बताया है, गिनाया है कि हमने क्या किया या हम क्या करेंगे। जयेश वाणी जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। पिछले चुनाव के बाद से महाराष्ट्र ने बहुत कुछ देखा, 2 सरकारों का पतन देखा, 2 दलों का विभाजन देखा, 2 नए दलों का उदय भी देखा। अब महाराष्ट्र क्या देखने वाला?
अभी जो 3 पार्टियां सत्ता में बैठी है वो 2 नंबर पे जाएगी, ये भी आप इस बार देख लेंगे। एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं ये मुझे नहीं पता है। मैं जमीन पर काम करने वाला इंसान हूँ, जमीन पर कार्य करता हूँ, जमीन का। आज मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में घूमा हूँ, पत्रकार रह चुका हूँ, महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से जो हमारी सीधी बात होती है लोगों से, उनसे बात की है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि महाविकास आघाड़ी आने वाले चुनाव में 180 प्लस ये आंकड़ा रहेगा। एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं, उनका सैंपल साइज क्या, इन सारी टेक्निकल चीजों में मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमने देखा आमतौर पर कि नतीजे जो आते हैं वो नतीजे और एग्जिट पोल में कई बार अंतर होता है। जनता की मन की बात सुनना जरूरी होता है। और मुझे लगता है कि सोयाबीन के जो किसान हैं, कपास के जो किसान हैं, ये किसान महायुति को वोट नहीं करेंगे। लाडली बहना के नाम पर जो पैसे दिए गए हैं उससे जरूरी हमारी बहनाएं अपने सुरक्षा का मुद्दा सबसे ऊपर रखेगी। जो देखा गया है, आपने मेरा एक काम हल्का कर दिया, विकास 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 से जो आपने सवाल पूछ लिया, हम तो विकास ढूंढ रहे हैं। शब्दों में केवल प्रेम शुक्ला जी के वो नजर आ रहे हैं, लेकिन जमीनी तौर पर कहीं पर भी विकास नजर नहीं आ रहा है, ना ही विकास का कोई मुद्दा इस चुनाव में उनकी तरफ से रखा गया था। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाली 23 तारीख को, अगले 72 घंटों के अंदर आप मुझे हो सकता है फिर से बुलाए और एक बड़ी सी स्माइल के साथ आप हमें कॉन्ग्रेचुलेट करो। चलिए, उम्मीद तो हर कोई जता रहा है। दिमाग में आपका रुख करना चाहूंगी, जो आंकड़े इस वक्त हम दिखा रहे हैं, बहुत ही टफ नेक टू नेक फाइट यहां पर नजर आ रही है। आपने दोनों ही दलों के दावे भी सुन लिए, हर कोई सरकार बनाने का दावा कर रहा है। देवेंद्र फडणवीस भी बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, पर आपको महाराष्ट्र में क्या होता हुआ दिख रहा है? देखिए, आंकड़े हैं, ये एग्जिट पोल के आंकड़े हैं और अलग अलग एग्जिट पोल्स के आंकड़े हैं। जिस तरह से ये आए हैं एज ए चैनल, हमने उनको सामने रखा है, उनका एक औसत निकाल के भी सामने रख दिया है। अब ये लोगों को तय करना है, देखना है कि ये कहाँ तक सही 23 तारीख को ये पढ़ते हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि ये आंकड़े बहुत क्लोज फाइट दिखा रहे हैं और मुझे लगता है कि जो चुनाव परिणाम आएंगे उनमें भी ये क्लोज फाइट ही दिखाई देगी। अगर आप चुनाव को देखें, जिस तरह से ये चुनाव हुआ, उसमें शुरुआत में अगाड़ी थोड़ी आगे लग रही थी, फिर जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा महायुति ने रफ्तार पकड़ी, लग रहा था कि महायुति निकाल ले जाएगी, लेकिन आखिरी 3-4 दिनों में, 3 दिनों में ऐसा लगा कि महाविकास आघाड़ी ने भी अपना खेल संभाला, कुछ मुद्दों की भी उनको मदद मिली और मुझे लगता है कि एक बार फिर से ये बहुत करीबी टक्कर होने वाली है। जो ये आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, मुझे लगता है कि उससे भी ज़्यादा करीबी टक्कर होगी। एक बात सिर्फ यही है कि जो भी दल रफ्तार पकड़ता है वो रफ्तार फिर आगे भी चलती है। वो रफ्तार आखिर चुनाव के दिन कहां तक पहुंची, कितने कार्यकर्ताओं ने वो रफ्तार को बनाए रखा, वो देखने वाली बात होगी। जो भी पार्टी की रफ्तार पकड़ती हुई नजर आती है, ये लगता है कि रफ्तार पकड़ रही है, उसके कार्यकर्ता ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं, ज़्यादा सजग हो जाते हैं, जो हमने देखा होते हुए इन चुनाव में। उस पर ये निर्भर करेगा कि ये कहाँ जाएगा। तो अगर आप बहुत सटीक कोई आंकड़ा चाह रहे हो तो मैं आपको आंकड़ा नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि स्थिति कैसी है और आगे 23 तारीख को क्या दिखाई दे ये भी अपने आप में बड़ा खास है रागी जी। इस बार हम देख रहे हैं ज्यादातर लोगों की जब राय ली जा रही है तो कोई भी महाराष्ट्र को लेकर कोई बड़ा प्रेडिक्शन करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, सब सेफ खेल रहे हैं। और ऐसा जो हमने अभी महापोल दिखाया है उसमें भी कहीं ना कहीं ऐसा ही नजर आ रहा है, नेक टू नेक फाइट बहुत ही टफ। आपको क्या नजर आ रहा है? क्योंकि इस बार लोकसभा में जिस तरीके का प्रदर्शन महायुति और महाविकास आघाड़ी का रहा, उसको लेकर भी एक तरफ चिंता है और दूसरी तरफ कॉन्फिडेंट अभी बरकरार है कि हो सकता है वो परफॉर्मेंस हम विधानसभा में भी रिपीट कर दें। देखिए, जब लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया था तो कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं थोड़ा सा उनमें कम्प्लिसेंसी रहा है और वो अनमनस्कता रही है, वो वहाँ तक गए नहीं हैं। मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव के समय जो महाअघाड़ी गठबंधन था उसका वोटिंग परसेंटेज जो था वो ऑप्टिमम लेवल ऑलरेडी पहुंच चुका है, क्योंकि समाज का एक बड़ा वर्ग, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता था, जिसे वोट जिहाद के तौर पर आपने पूरा डिस्कोर्स को आपने देखा होगा पिछले 6 महीनों के अंदर, उस पर बहुत सारे आंकड़े आते रहे हैं और मैंने भी देखा है। कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज तो छोड़ दीजिए, मैं बूथ वाइज मेरे पास आंकड़े उसके आए हैं, तो वो ऑप्टिमम लेवल पर पहुंचा था। यानी कि अभी जो वोट में परसेंटेज में वृद्धि हुई है वो इस कारण से वृद्धि हुई है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो पहले से ज़्यादा होकर के एक्टिव होकर के इस चुनाव में भागीदारी लिए हैं। सामान्यतः ये माना जाता है कि वोटिंग परसेंटेज कम होने से और आगे बढ़ने से जीत और हार का जो लीनियर इक्वेशन है वो कभी होता नहीं है, और इस चुनाव में भी मुझे वैसा मैं कह सकता हूँ
कि वैसा सामान्य विश्लेषण पे आधार पर यदि करें तो रहेगा कि नहीं इसमें क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा बढ़ गया थोड़ा घट गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूं, मैं रिस्क ले रहा हूं ये कहने का कि ये बहुत साफ है कि ये जो वोटिंग परसेंटेज है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ है। और ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि महाअगाड़ी गठबंधन का जो वोटिंग परसेंटेज था वो एक ढंग से ऑप्टिमम लेवल लोकसभा चुनाव के में आ चुका था। मैं मान लेता हूं कि वो कट ऑफ आज के दिन में भी यदि वैलिड है, मैं मान लेता हूं कि वो परसेंटेज ऑफ वोटिंग जो उनके पक्ष में हुआ था वो आज भी है। तो इसका मतलब है कि जो बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत है वो भारतीय जनता पार्टी के है, उनके कार्यकर्ताओं के है, उनके लोगों का है। और बहुत ऐसे मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने और शिवसेना ने संभाला है। जैसे मराठा आंदोलन का मुद्दा था। मराठा आंदोलन एक समय ऐसा लग रहा था कि जो मनोज करांजे, उनकी बात जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चली जाएगी, लेकिन उन्होंने साफ आकर के कहा तो ये शिवसेना के शिंदे गुट ने इस चीज को संभाला, बीजेपी सरकार ने इस चीज को संभाला। नहीं, कहा और तो ये जा रहा है रागी जी कि मनोज जरांगे पाटिल ने पहले कहा चुनाव लड़ेंगे, बाद में कहा चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो उसमें अंदर खाने की जो जानकारी निकाली जा रही है वो ये कि शरद पवार के कहने पर उन्होंने बैकआउट किया है क्योंकि इससे उनको फायदा होगा। देखिए ये कहा जा रहा है, बिल्कुल सही आपने कहा कि ये कहा जा रहा है, लेकिन ये दूसरे तरफ के भी दावे हैं कि भाई उन्होंने भी कहा कि भाई आप ऐसा मत कीजिए क्योंकि उससे पोलराइजेशन हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो जाएगा। कारण जो भी रहा हो, हम लोग हेयरशिप के आधार पर ये बात कह रहे हैं। मैं उसका एक जो विश्लेषण है वो कह रहा हूं कि जो मराठा आंदोलन के कारण जो एक प्रकार का पोलराइजेशन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होगा वो संभवतः नहीं हो पाया। माफी के साथ रोक रही हूं क्योंकि दो एजेंसीज मेट्राइज और चाणक्य का वोट प्रतिशत महाराष्ट्र का क्या कहता है ये दिखाना भी जरूरी हो जाता है। तो वो आंकड़े आपके सामने हम रख रहे हैं। महाराष्ट्र का महा एग्जिट पोल आपके सामने है। मेट्राइज का ये देखिए जो आंकड़ा है वो क्या कहता है। वोट प्रतिशत बीजेपी प्लस को 48%, कांग्रेस प्लस को 42% और अदर्स के खाते में 10% वोट जाते हुए नजर आ रही है मेट्राइज का आंकड़ा। और इसके बाद चाणक्य का क्या कहता है एग्जिट पोल, ये भी आपके सामने है। चाणक्य स्ट्रेटेजीज का जो एग्जिट पोल है उसमें महाराष्ट्र में वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो बीजेपी प्लस 47%, कांग्रेस प्लस 42% और अदर्स के खाते में 11% यहां पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। दिबांग, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा था, देखिए जो वोट प्रतिशत बढ़ा है महाराष्ट्र में वो शहरी इलाकों में नहीं बढ़ा है। और ये एक समझने वाली बात है कि वोट प्रतिशत विदर्भ में बढ़ा है। हम जानते हैं कि सोयाबीन और कपास के जो किसान हैं वो खासे परेशान हैं, वो खासे दुखी हैं। अगर उन्होंने वोट डाला है इन इलाकों में, बेरोजगारी भी है इस इलाके में, तो अगर उन्होंने वोट डाला है तो मुझे लगता है कि वो महाविकास अघाड़ी की तरफ ऐसी ज़्यादा संभावना है कि उस तरफ गया होगा। क्योंकि आखिरी दिनों में जो एक बात उभर कर आई वो इन किसानों का गुस्सा भी रहा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। बड़ी बात आप कह रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, इस पर आपका रिएक्शन चाहूंगी। जो दिबांग अभी कह रहे थे, खासतौर पर विदर्भ को अगर फोकस किया जाए, उस क्षेत्र के जो तमाम किसान हैं उनकी बड़ी समस्याएं हैं, वहां पर क्या आप लोग फोकस कर पाए? क्योंकि जो नतीजे हैं उस बहुत हद तक क्लियर कर देंगे कि आपकी बात वहां जनता को समझ में आई या नहीं आई। विदर्भ के इलाके में भारतीय जनता पार्टी को बेहतरीन बढ़त मिलेगी। 2014 हमको 42 सीटें मिली थी, हम 2019 में वहाँ पिछड़ गए थे। हम 2024 में विदर्भ में 36 से लेकर 42 सीटों पर पहुँचने की स्थिति में है। सोयाबीन किसानों को जो भावांतर योजना जो आई है और भावांतर का भी उनको निश्चित तौर पर लाभ होगा और भावांतर के लाभ का परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा। हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से विदर्भ में हर पन्ने में पर काम किया है उसका परिणाम भी विदर्भ में हमारे लिए सकारात्मक होगा। और एमएमडी जिसका जिक्र किया जा रहा है, जो लोकसभा चुनाव में काम कर गया महाविकास अघाड़ी के लिए, मराठा मुस्लिम दलित वोटर, वो एक बार फिर से बैंक करने की कोशिश महाविकास अघाड़ी की तरफ से की गई है। उसका नुकसान आपको होता हुआ नजर आ रहा है कहीं? देखिए, ये एमएमटी की धारणा जो है कुछ काल के लिए होना ठीक है। इस जगह पर मुगलों के खिलाफ मराठे ही पूरे देश में लड़े हैं और जिस तरह से जरांगे पाटिल ने मुगलिया सल्तनत के समर्थन में बयानबाजी देनी शुरू कर दी थी, तो जरांगे पाटिल का अपना भी जो स्तर है वो लोगों के ध्यान में आ गया। और आप ध्यान दीजिएगा कि CSDS के पोल ने भी जो लोकसभा में बताया था, उनका आंकड़ा था कि लोकसभा में भी मराठों का मत प्रतिशत इंडी अलायंस की बजाय एनडीए को ज़्यादा मिला था, यानी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को
लोकसभा चुनाव में भी मराठों का मत प्रतिशत ज्यादा था, जो विधानसभा चुनाव में और बेहतर हुआ है। और आप पाएंगी कि जिस तरह से फतवे जारी किए गए, वोट जिहाद जारी किया गया, ये सबसे पहले हिंदवी स्वराज की संस्थापना इस महाराष्ट्र में ही हुई थी। कुतुब शाही, अफजल शाही और मुगलिया जिस तरह से बंटवारा करके हिंदुओं को 18 पगड़ जातियों को बांटकर शासन करते थे, उसके विरुद्ध ही एक बगावत का सुर जो है वो छत्रपति शिवाजी ने प्रकट किया था, जिसके कारण मराठा साम्राज्य की संस्थापना हुई थी। तो जिस तरह से वोट जिहाद का ऐलान हुआ, उसका परिणाम निश्चित तौर पर जो है यहाँ के मतदाताओं पर पड़ा है कि आप वोट जिहाद करके अगर पूरी तरह से हिंदवी स्वराज की संस्थापना वाले भूमि को पतित करना चाहते हैं, औरंगजेब की जागीर बनाना चाहते हैं, तो महाराष्ट्र उसको कभी स्वीकार नहीं देखिए करेगा। प्रेम शुक्ला जी, जो बात मैंने डिस्कशन की शुरुआत में कही थी कि विकास 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 आपने कहा, फिर आप खुद ही वोट जिहाद की बात करने लगे और धर्म युद्ध भी हमने इस चुनाव में देख लिया, औरंगजेब का भी जिक्र आपने कर दिया। जयेश वाणी जी, आप मुस्कुरा रही है, मैं आती हूँ सर, वक्त है हमारे पास, बिल्कुल मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन आपकी बात सुनकर ये मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा ठीक है, अपनी बात पूरी कर लीजिए। ठीक है, 10 सेकंड इसका उत्तर देना चाहता हूं मैं। जी कहिए। देखिए प्रतिमा जी, महाराष्ट्र का विकास कब हुआ? जब कुतुब शाही, अफजल शाही, औरंगजेब शाही से मुक्ति मिली। तो बांटेंगे कटेंगे ये भी विकास के मंत्र का परिपूरक है। जब हिंदू समाज बंट जाएगा तो विकास कैसे होगा? तो ये विकास का ही पूरक मंत्र है। ये देखिए, आप ही के सहयोगियों ने भी इस चुनाव में कह दिया कि ये बंटने बांटने की बातें जो है वो महाराष्ट्र में काम करेंगी नहीं, यूपी में काम कर भी सकती हैं, तो उसका जिक्र यहाँ ना किया जाए। सेकुलरिज्म के नशे से देवेंद्र मुक्त फडणवीस, होते ही दरअसल तो- एग्जिट पोल पर देवेंद्र फडणवीस ने कुछ कहा है, सुनवा देते हैं दर्शकों को, फिर चर्चा की शुरुआत। मुझे ऐसा लगता है कि जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो बीजेपी को ही उसका फ़ायदा होता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि निश्चित रूप से ये जो बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज है, ये बीजेपी और हमारे अलायंस के लिए, महायुति के लिए ये फ़ायदा हमको देगा और इसका फ़ायदा हमको होगा। तो वोटिंग प्रतिशत में इजाफे को अपने लिए अच्छा बता रहे हैं जयेश वाणी जी देवेंद्र फडणवीस, यानी फायदा यहाँ कह रहे हैं वो महायुति को होने वाला है। आप सारे दीपांकर सर तो मेरे मुझसे भी जर्नलिज्म में बहुत पुराने हैं, प्रेम शुक्ला जी तो बहुत ही पुराने हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ आप सभी महानुभावों से, क्या आपने कभी सुना है कि हारने वाला कोई पक्ष एग्जिट पोल के बाद ये कबूल करता है कि मैं हार रहा हूँ? आपने आज तक कभी देखा है? ऐसा होता ही नहीं है। और प्रेम शुक्ला जी की बात को लेकर मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था क्योंकि इनके दिमाग में विकास के अलावा बाकी सारे मुद्दे इतने बैठ गए हैं कि देखिए, अब ये अफजल शाही कह रहे हैं, इनको ये भी नहीं पता कि अफजल शाही कोई थी ही नहीं, कभी वास्तव में नहीं थी। अफजल खान जो था वो बीजापुर के जो निजाम थे उनका सरदार था, लेकिन इनकी सोच से वो कभी बाहर नहीं जाता है। ना तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों को फॉलो करते हैं। आपने देखा छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला गिर गया, बावजूद इसके आज तक देवेंद्र फडणवीस जी ने माफी नहीं मांगी। ठीक है, वो आज बहस का मुद्दा नहीं है, लेकिन मैं 2 इंसिडेंट्स आपको याद दिलवा दूं जो लोकसभा के बाद घटे हुए हैं। एक नासिक के एक महाराज थे कोई, जिन्होंने मोहम्मद पैगंबर साहब को लेकर कुछ बात कही थी, जिसको लेकर मुस्लिम कम्युनिटी में आज तक गुस्सा बना हुआ है। जो हमें बातें पता चल रही है, जो बातें हम फील्ड पर देख रहे हैं, तो मुस्लिम लोगों का ये कहना है कि आप 1000 रुपया पर वोट नहीं, बीजेपी वाले अगर लाख रुपया भी वोट देंगे तो भी हम उनको या उनके सहयोगी दलों को वोट नहीं करेंगे, क्योंकि नदी से ऊपर हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखता है। वही आप मराठा आरक्षण की अगर बात कहेंगे, जरांगे पाटिल को लगातार भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों ने टारगेट किया। आपने देखा इसी चुनावों के बीच में छत्रपति संभाजी नगर में संजय शिरसाट जी की चुनाव रैली में एक महाराष्ट्र से कालीचरण महाराज ने राक्षस के साथ मराठा लोगों का, मराठा नेता जरांगे पाटिल की तुलना कर दी थी। मतलब मुस्लिम हो, मराठा हो, दलित वोटों की अगर बात करें तो दलित वोट जिनको ठीक है, लेकिन जयेश जी ये तो आप वो तमाम बातें गिना रहे हैं ना जो आपके मन में, आपके हिसाब से जनता के मन में थी जब वो पोलिंग बूथ पर गए और उन्होंने वोट डाला, लेकिन आज वोट डल गए हैं, अब नतीजे आने हैं। तो आपके हिसाब से अगर आप लोगों का गठबंधन जीतने वाला है तो वो कौन से मुद्दे हैं जो काम कर गए, जो जनता तक आपने पहुंचा दिए? आपकी बात दर्ज हो गई। जी, सोयाबीन का सबसे बड़ा मुद्दा है जो विदर्भ और मराठवाड़ा को लेकर लगभग 90,000 हेक्टेयर की जो जमीन है, वहां पर ये जो सबसे ज्यादा जो फसल ली जाती है वो सोयाबीन की है। ऐसे में सोयाबीन का मुद्दा लगभग 45,000 हेक्टेयर जमीन पर जो किसान काम करते हैं, ऐसे लगभग
1.5 करोड़ परिवारों के साथ जुड़ा हुआ है। ये मुद्दा सबसे हावी रहेगा। दूसरा मुद्दा जिसका आपने छत्तीसगढ़ में भी देखा होगा, धान को लेकर क्या हुआ था 2019 के आसपास, कि धान के मुद्दे को लेकर अचानक से रुख बदल गया था लोगों का और सत्ता में भूपेश बघेल आ गए थे। कुछ उसी तरह का माहौल इस बार है। इस बार आप देखिए कि सोयाबीन का मुद्दा विदर्भ में बहुत ज्यादा चलेगा। मराठवाड़ा की खासकर बात की जाए, जी मुझे थोड़ा सा समय दीजिए मैम। जी 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 क्षमा कीजिए। मराठवाड़ा की अगर बात की जाए तो मराठवाड़ा में आज भी मराठा आरक्षण का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है और वो मुद्दा आज भी मराठवाड़ा में चल रहा है। और यही वजह है कि भीड़ हो, उस धाराशिव हो या फिर जालना और परभणी या नांदेड़ या लातूर को लेकर का हिस्सा हो। मैं इसलिए कह रहा हूं बार बार कि ये पैनल पे जितने लोग बैठे हैं, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इवन प्रेम शुक्ला जी के साथ भी कि मैं महाराष्ट्र को उनसे बेहतर जानता हूं। ना केवल मेरी पैदाइश महाराष्ट्र में इसलिए नहीं, बल्कि मैं महाराष्ट्र के ग्रासरूट तक इसीलिए पहुंचा हूं। ये मुद्दे नहीं है, इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूं कि 180 के नीचे 179 भी नहीं होगा, 179 भी नहीं, प्लस 180। अच्छा, आपने दावा किया है ये महाविकास आघाड़ी के लिए 180? महाविकास आघाड़ी के लिए बट ऑब्वियस है, मैं तो अपनी ही बात करूंगा ना। 180 आप अपने लिए कह रहे हैं, ठीक है। मैं 180 प्लस, ठीक है। मैं जल्दी से दिबांग आपका एक रिएक्शन चाहूंगी। पिछले चुनाव के बाद हमने बहुत सारे अननेचुरल अलायंस महाराष्ट्र में देख लिए हैं। अभी क्लैरिटी के साथ सारे दल जो है अपना अपना गठबंधन बनाकर इस चुनाव में गए हैं। इस बात की आपको गारंटी कहीं नजर आती है कि ये गठबंधन जो है वो ऐसे ही बरकरार रहेंगे या फिर एक बार फिर कोई अननेचुरल अलायंस इस बार महाराष्ट्र में देखने को मिल सकता है? आप कह रहे हैं कि अगर चुनाव नतीजों के बाद, मुझे लगता है कि चुनाव नतीजों के बाद कुछ भी हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में पूरा खेल एक तरीके से ओपन है, खुला हुआ है। महाराष्ट्र में हमने देखा कि पिछली बार किस तरह की सौदेबाजियां हुई, किस तरह से पार्टियां टूटी, अब ये टूट चुकी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जुड़ नहीं सकती हैं। कोई भी दल कहीं भी जा सकता है। कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ दीजिए, बाकी जो चारों हैं वो इधर से उधर आसानी से हो सकते हैं। उसमें मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। वो सब इस बात पर निर्भर करेगा कि वहां कौन कितनी मेहनत करता है। चुनाव के लिए कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, बाद में चुनाव के बाद में जो मेहनत होती है वो नेताओं को करनी होती है। बड़ी बात आपके महाराष्ट्र के एग्जिट पोल आपको हम दिखा रहे हैं और इस बीच हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले साहब। एबीपी न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले तो मैं जो महा एग्जिट पोल है उसके जो आंकड़े हैं वो बताते हुए आपसे पहला सवाल लेना चाहूंगी। महायुति को करीब हम 7 एजेंसीज के पोल दिखा रहे हैं और उसका एवरेज आपके सामने मैं रख रही हूँ। महायुति को 146, एमवीए महाविकास आघाड़ी को 130 और अदर्स को 12 सीटें मिलती हुई दिख रही है। बहुत ही टफ फाइट इन एजेंसीज के आंकड़ों पर अगर हम विश्वास करें तो नजर आ रही है। आपका इस पर रिएक्शन सर? देखो, महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ है उसमें एकदम क्लियरिटी है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार 175 के करीब सीटें लेकर मेजॉरिटी में सत्ता में आएंगी। एकदम क्लियर है। जो हमें रुझान आए हैं और ग्रास रूट से आए हैं वो एकदम क्लियर है। और इसलिए कोई ये जो आप आंकड़े जो दिखा रहे हैं वो आंकड़ों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। महाविकास आघाड़ी ही पावर में आएगी। मतलब आपका कहना है कि एग्जैक्ट पोल एग्जिट पोल से अलग होंगे और महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी। तो सर अगर आपकी बात को मान ले तो कौन से फैक्टर्स आपको लगता है काम कर गए? किसान है, बेरोजगारी है, महिलाओं पे होने वाले अत्याचार है, 67,000 महिला मिसिंग है महाराष्ट्र से, छोटे बच्चे अभी सुरक्षित नहीं है। और महाराष्ट्र को, गुजरात को गिरवी रखने का काम जो बीजेपी और एकनाथ शिंदे ने किया था उसका असर लोगों में था। बेरोजगारी था, महंगाई था। जी, मतलब यहाँ पर अगर नतीजे आप लोगों के फेवर में आते हैं तो उसका श्रेय क्या आप एमएमडी फॉर्मूला जो आप लोगों का लोकसभा में काम कर गया उसको भी देंगे? देखो, हम जाति और इसके आधार पर हम चुनाव नहीं लड़ते। वो चुनाव लड़ने का कार्यक्रम बीजेपी का है और उन्हें जिस तरह से अभी कल विनोद तावड़े का जिस तरह से वीडियो सामने आए और जिस तरह से पैसे बांट रहे थे, तो हमने उनको कहा कि क्या आप नोट जिहाद कर रहे हो? क्या उनकी देवेंद्र फडणवीस के पीए जो आर्मी में खड़ा है उसके दारू छपड़ी गई तो क्या दारू जिहाद कर रहे हो? और महाराष्ट्र की जनता ये सब चीजों को एक्सेप्ट नहीं करती। एकदम क्लियर है, महाराष्ट्र शौफुल्ले अम्बेडकर विचारधारा का है। जो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा में भ्रष्टाचार करते हैं ऐसे लोगों को कौन चुन के देगा?
सर, यहाँ पर महाराष्ट्र में वोटिंग से ठीक पहले कई बड़े डेवलपमेंट्स देखने को मिले, उन पर भी आपकी राय जानना चाहूंगी। बीजेपी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 235 करोड़ के बिटकॉइन घोटाले के आरोप आप पर और सुप्रिया सुले पर लगाए और उसमें अजीत पवार कूद पड़े। उन्होंने कहा कि एक मेरी बहन है, दूसरे के साथ मैंने लंबे अरसे से काम किया है। ये ऑडियो उन्हीं का। वो कोई भी बोले ना तो उनका आवाज ही नहीं पहचान में आता तो क्या कर लेंगे। और इनके आरोप से क्या तथ्य है? हम जो लोग हमारे पे आरोप लगा रहे सबके ऊपर हम लोग मानहानि का दावा करेंगे, जो भी हो, जब तक उसको क्लियर करके नहीं। क्योंकि आप ऑडियो देखा होगा आपने, जिसे मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, उसमें तो समझ में नहीं आ रहा। कौन गौरव क्या है मेरा कभी उससे संबंध नहीं, कोई बात नहीं करने का तरीका है। वो सब खेल तो कहाँ पे है? जब इसकी इंक्वायरी हो, सरकार हमारी आएगी और हम सही करेंगे सब चीजों को। आप कह रहे हैं ऑडियो की जांच करा ली जाए क्योंकि आवाज आपकी नहीं है, जो बकायदा रिलीज किया गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमने तो कह दिया है और हमने कल एफआईआर भी दर्ज कर लिया और अब नोटिस भी इश्यू कर दिया हमने। और यहाँ पर तस्वीरें विनोद तावड़े की भी सामने आई, आरोप उन पर गंभीर लगाए गए कैश बांटने को लेकर, उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। देखो, आपने देखा होगा कि जो वीडियोस दिख रहे थे उसमें पैसे वहां पे पैसे है, उनका आदमी पैसे बांट रहा है, इस तरह के वीडियो वहां पे सामने आए। अब वहां पे तावड़े जी वहां पर थे तो वो तो वहां उनका कोई नेटिव प्लेस नहीं था, उनका वोटिंग नहीं था वहां पर। तावड़े जी क्या कर रहे थे? अब वो बोलते कि हमारा कोई संबंध नहीं है, और डायरी मिली है वहां पर, पैसे मिले हैं। तो ये सब चीजें जो है, अब बीजेपी जो झूठ बोलने में बहुत एक्सपर्ट है, बोलेंगे दो, लेकिन इंक्वायरी में सब सामने आएगा। देवेंद्र फडणवीस मीडिया के सामने आकर कह रहे हैं कि वोटिंग प्रतिशत में इजाफा हुआ है इस बार और उसका फायदा किसी और को नहीं, उन्हीं को होने वाला। ठीक है ना, ये तो समय है, 2 दिन रुको बोलना फडणवीस जी को, इतना जल्दी क्यों कर रहे हो? 2 दिन में जब रुझान आएंगे एक्चुअली तब पता चलेगा। अच्छा, एक सवाल मेरा इसको लेकर है जिसको लेकर मुझे लगता है हर कोई जवाब जानना चाहता है। सीएम फेस पर इतना सस्पेंस बना हुआ है दोनों ही दलों में, लेकिन आप चूंकि यहाँ मौजूद है, सीएम फेस को लेकर सस्पेंस दूर करेंगे आप या फिर अभी हमें इंतजार करना होगा? देखो, मैं आपको महाविकास आघाड़ी का ही सीएम बनेगा और 25 तारीख को सीएम का चेहरा आपके सामने आ जाएगा। आप क्या कह रहे थे, एक बार आप फिर दोहराएंगे? सीएम फेस को लेकर जो सस्पेंस बरकरार है उस पर। महाविकास आघाड़ी का ही सीएम बनेगा और 25 तारीख को आपको सीएम का फेस सामने आएगा। 25 तारीख को, यानी 23 को नतीजे आएंगे और 25 को ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सीएम बनेगा अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार आती है। बहुत बहुत धन्यवाद नाना पटोले जी हमारे साथ एबीपी न्यूज पर जुड़ने के लिए। और देखिए, इस बीच हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो प्रेम शुक्ला जी, आप ही का मैं रुख करना चाहूंगी, इस पर एक प्रतिक्रिया आपकी जरूर चाहूंगी। नाना पटोले कह रहे हैं महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने जा रही है और साफ तौर पर जिस तरीके के गंभीर आरोप उन पर लगाए गए बिटकॉइन घोटाले को लेकर, वो कह रहे हैं जांच करा लीजिए, उसमें कुछ मिलने नहीं वाला। देखिए प्रतिमा जी, 23 नवंबर 2024 की तो सुबह 11 बजे तक इस तरह के दावे करने का उनका अधिकार है। 23 नवंबर 2024 को सुबह 11 बजे के बाद वो जो है ईवीएम के खिलाफ दावे करने लगेंगे, निर्वाचन आयोग के खिलाफ दावे करने लगेंगे। तो वो, और बिटकॉइन के मामले में स्वाभाविक तौर पर प्रवर्तन निदेशालय ने उसको संज्ञान में लिया, उसकी जांच होगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा। नाना पटोले जी चिंता न करें, अगर उनका कोई उसमें जो है संलिप्तता नहीं होगी तो निर्दोष जो रहेंगे वो, अब उनकी संलिप्तता होगी तो निश्चित तौर पर कार्रवाई के पात्र होंगे। ठीक है दिबांग, आप इस पर कुछ ऐड करना चाहेंगे? देखिए, अब ये तो जांच की बात है, ये जांच से पता चलेगा। इस पर यही कहा जा सकता है कि जांच होगी और जांच से ये पता चलेगा। कहने वाले तो कह रहे हैं कि डीप फेक है। डीप फेक जो जितना कारगर होता है वो हम देख चुके हैं। डीप फेक खूब असर करता है, ये भी कह रहे हैं कि ये रिएक्शन था, तावड़े की बात उठी तो इसको उठाया गया। तरह तरह की बातें हैं। चुनाव से पहले पार्टियां तरह तरह के हथकंडे दुनिया भर में अपनाती हैं, यहाँ भी अपनाती हैं।
सच्चाई क्या है मुझे लगता है कि ये जांच से ही पता चलेगा। संगीत रागी जी, जिस तरीके से आपने भी कैंपेनिंग देखी होगी, किस तरीके की कैंपेनिंग हमने महाराष्ट्र में देखी, विकास का जिक्र किसी भी पार्टी ने नहीं किया, और मैं सब पार्टियों के लिए कह रही हूँ, किसी भी पार्टी ने विकास की बातें नहीं की। क्या हमने किया, क्या हम करेंगे, ये किसी ने नहीं कहा, लेकिन किस तरीके के शब्द उछाले गए, किस तरीके के नारों का जिक्र हुआ, ये आपने देखा। क्या काम करेगा आपको लगता है अगर महायुति जीती तो, और क्या काम करेगा अगर महाविकास आघाड़ी ने सरकार बना ली? मुझे लगता है कि महाअघाड़ी का जो कैंपेन था वो लोकसभा चुनाव के समय अपने पीक पर था, और उसके बाद कोई नया नैरेटिव नहीं महाअघाड़ी ने दिया। एक बात और देखिएगा कि जो पार्टी नैरेटिव सेट करती है वो पार्टी नैरेटिव में आगे बढ़ती है और वही पार्टी चुनाव जीतती है। भारतीय जनता पार्टी को यदि आप लोकसभा चुनाव का यदि आप कैंपेन देखें तो भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के खटाखट और संविधान बचाओ, किन दो नारों पर रिएक्ट करती हुई मिली, और अपना जो उसका एजेंडा था उसको भारतीय जनता पार्टी ने आगे नहीं बढ़ाया। इस विधानसभा चुनाव में चाहे वो झारखंड का मामला हो, बांग्लादेशी मुसलमानों का मामला हो, बांग्लादेशी मुसलमानों का आदिवासी महिलाओं के साथ शादी करके और ज़मीन हथियाने का मामला हो, या ज़मीन अपने नाम करवा लेने का मामला हो, और जिस प्रकार से वहाँ की डेमोग्राफी बदली है, ये सारे मुद्दे, वहाँ पर धर्मांतरण जो है वो किस प्रकार से हुआ है, और महाराष्ट्र के चुनाव बटेंगे तो कटेंगे, ये जो मुद्दा है, ये जो नैरेटिव है, आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी इस पर रिएक्ट करती आई है। इस पूरे कैंपेन में आपने सही कहा, विकास का मुद्दा पीछे हटा। इसलिए पीछे हटा क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में विकास को एजेंडा केंद्र में नहीं लाया था। नैरेटिव किस बात पर थी? संविधान को लेकर के थी। दूसरी बात, वोट जिहाद चूंकि हुआ, ये एक सच्चाई है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी को बोलने की जरूरत नहीं थी। समाजवादी पार्टी के नेता ने वोट जिहाद का आह्वान किया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आह्वान किया, मौलानाओं ने आह्वान किया, तो कांग्रेस ने भी कर दिया, तो कांग्रेस मैंने कहा ना, देखिए मैंने कहा ना कि उस समय धर्मगुरु आकर के किसी ने नहीं कहा था कि भारतीय जनता पार्टी, लेकिन चूंकि वो चीजें सच्चाई निकल के आई, कांग्रेस पार्टी को बोलने की आवश्यकता नहीं थी कि आप वोट जिहाद कीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास तो इस प्रकार का कोई मैकेनिज्म नहीं था। स्वाभाविक है कि हिंदू धर्म संत जो थे वो भी आकर के कुछ बोले, लेकिन उतना संगठित होकर के नहीं बोले। मैं तो इन्हें से यहां तक कहा था कि आप कुंभ के मेले में आप जो बैठ करके ये कर रहे हैं, उससे बेहतर है कि आप सड़कों पर आइए, क्योंकि पॉलिटिकल इस्लाम को यदि वाकई काउंटर करना है तो पॉलिटिकल हिंदुत्व के नैरेटिव को बहुत मजबूती के साथ खड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए झारखंड के पोल ऑफ पोल्स की भी बात कर लेना जरूरी है। महाराष्ट्र के बाद झारखंड की बात करें तो यहाँ एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। पोल ऑफ पोल्स में बीजेपी प्लस और कांग्रेस प्लस को 39 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा अन्य के खाते में 3 सीटें जाने के आसार हैं, यानी यहाँ अन्य किंग मेकर की भूमिका में हो सकते हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। अगर झारखंड के पोल ऑफ पोल्स की बात करें तो यहाँ बिल्कुल नेक टू नेक फाइट नजर आ रही है। और देखिए यहाँ पर जो एजेंसीज का आंकड़ा है उसका एवरेज आपके सामने हम रख रहे हैं। क्या कहता है यहाँ का आंकड़ा, ये समझ लीजिए। झारखंड में विधानसभा की 81 सीटें हैं, जिसमें दिखाई दे रहा है माई एग्जिट पोल में बीजेपी प्लस 39, कांग्रेस प्लस 39 और अन्य के खाते में 3। यानी ये जो अन्य है यही बहुत हद तक डिसाइड करेंगे, अगर एग्जिट पोल्स जैसे ही एग्जैक्ट पोल्स के नतीजे नजर आते हैं तो, कि किसकी सरकार बनेगी। 39-39-3 ये आंकड़ा बेहद महत्वपूर्ण, बिल्कुल नेक टू नेक फाइट यहां पर नजर आ रही है। दिमाग, इन आंकड़ों पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। देखिए, अगर आप इन आंकड़ों को देखें तो एक्सिस माई इंडिया का जो आंकड़ा है वही एक ऐसी एजेंसी है जिसका नाम पहले भी सुना गया, जिसके पोल काफ़ी सटीक रहे, लेकिन पिछले कुछ बार हमने देखा कि ये भी औंधे मुंह गिरे। इनके एग्जिट पोल के जो रुझान थे वही हम यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर उन लोगों ने काफ़ी सीट दी है और अच्छी बढ़त दी है कांग्रेस गठबंधन को। कुल मिलाकर स्थिति अगर आप देखें एग्जिट पोल से बिल्कुल साफ है, बराबर दोनों के आंकड़े हैं, तो स्थिति बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की है, बहुत ज़्यादा साफ नहीं है, वो यहाँ पर साफ दिखाई देता है। इन आंकड़ों के बल पर यही कहा जा सकता है। प्रेम शुक्ला जी, आपकी प्रतिक्रिया भी चाहूंगी। झारखंड में बिल्कुल क्लोज नेक टू नेक फाइट यहाँ पर नजर आ रही है, 39-39-3, यानी सारा दारोमदार यहाँ लग रहा है जो अन्य है उन्हीं के कंधों पर रहने वाला है कि वो किसकी तरफ जाते हैं और सरकार बनाने में सहभागी होते हैं। झारखंड में हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को 50 से अधिक सीटें अपने गठबंधन के साथियों के साथ मिलेंगी।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जिस तरह से वहाँ लैंड जिहाद चल रहा है, जिस तरह से बांग्लादेशी आदिवासियों को बरगलाकर उनकी रोटी बेटी सब का अपहरण कर रहे हैं, उसके कारण झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार ने जिस तरह से कुशासन कर रखा था, जिस तरह से आखंड भ्रष्टाचार में जो है डूबा हुआ था झारखंड का प्रशासन, उन सब के मद्देनज़र और जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ जो है धरती आबा जो है उनके लिए जिस तरह से आदिवासी जनजाति गौरव दिवस के रूप में जो है भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को घोषित किया, जिस तरह से गौरव का भान कराया गया है जनजाति समाज को, जनजाति समाज बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है और जिस तरह से उनकी जमीन पर उनके जो है रोटी बेटी पर कब्जा करने का एक सुनियोजित षड्यंत्र वहां चल रहा है, उसके खिलाफ उसने मतदान किया है। मतलब 2014 का जो आपका अब तक का सबसे अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस बीजेपी का रहा है, 37 सीटें मिली थी, आप कह रहे हैं इस बार 50 सीटें आप लोगों को मिलने वाली है और सरकार झारखंड में आप बनाने वाले हैं, मतलब इतिहास रच देंगे इस बार, इतना कॉन्फिडेंट है आपको? निश्चित इतिहास रचा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में गठबंधन को वहां पर 50 से अधिक सीटें मिलना निश्चित है। ठीक है जयेश जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। यहाँ पर बिल्कुल टफ फाइट नजर आ रही है, आपको क्या लग रहा है झारखंड में क्या होता हुआ आप देख रहे हैं? जी, झारखंड के मामले में कांग्रेस प्लस 55 से भी ज्यादा सीटों पर जो गठबंधन है इंडिया अलायंस वो जाएगा, इस पे कोई दो राय नहीं है। हमने देखा है पूरे देश में भी जो आदिवासियों को अब तक वनवासी कह के उन्हें वनों में सीमित रखना चाहते थे, आज आदिवासी कह रहे हैं। ये तो राहुल गांधी जी का सक्सेस मैं मानता हूं, क्योंकि उन्होंने बड़े ताकत से कहा है, आदिवासियों में ये ताकत दिलवाई है कि आप आदि पुरुष हो, यहाँ के आप आदिवासी हो। तो मुझे लगता है ये विचार वहां तक पहुंचेगा झारखंड में। और आप देखिएगा आने वाले 23 तारीख को झारखंड में 55 सीटों से ज्यादा इंडिया अलायंस की सरकार हासिल करके अपनी सरकार बनाएगी। सबसे अहम मुद्दा एक देखिए आप कि ये केवल झारखंड के आदिवासियों तक सीमित मुद्दा नहीं, आप देश भर में जितनी भी एट्रोसिटीज के मामले थे आदिवासी के मामले में, उसमें तो महाराष्ट्र की तरह भी झारखंड की अगर बात करें तो यहाँ पर भी अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। होगा क्या 23 नवंबर को पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी।